नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि यह घटना देश की हर महिला, खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए लिखा कि माँ तो माँ होती है, माँ शब्द जुबान पर आते ही कितना सुकून मिलता है। जो बेजुबान है माँ तो उनकी भी होती है। किसी को भी किसी की भी माँ बहन बेटी के प्रति अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। इस दुनिया में मौजूद हर इंसान, जीव जंतु, पशु पक्षी सभी माँ की ही पैदाइश हैं। तेजस्वी ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का प्रचार कर उसे जिताने की अपील करें तो वह मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। मोदी जी किसी की मां को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोले तो वहाँ मोदी जी वाह। मोदी जी देश के लिए शहादत दे चुके साहसी प्रधानमंत्री की पत्नी और नेता प्रतिपक्ष की मां को विधवा और जर्सी गाय बोले तो बेशर्म लोग कहेंगे कि मोदी जी ने शानदार भाषण दिया है। मोदी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैदाइश पर यह कहते हुए सवाल उठाएं कि इनका तो डीएनए ही खराब है, अर्थात इनका खून ही खराब और गलत है, तो वह सही है। जेडीयू के लोग बताएं जो नख और बाल काट पीएमओ को भेजे थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है क्या? तेजस्वी यादव इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मोदी जी के सचेतक ने अभी कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में मेरी मां को गाली दी तो मोदी जी ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर वो कहे कि मोदी महान। एक बीजेपी नेता ने हमारी प्रवक्ता को साड़ी साया खोल सरेआम सड़क पर बलात्कार की धमकी दे तो मोदी जी उसे सम्मानित करते हुए अपने जहाज तक बुलाते हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कल टेसू बहा रहे थे। वही आदमी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि उनसे बड़ा गालीबाज कोई नहीं है और वह गालियों की चलती फिरती दुकान है। मणिपुर में भाजपाइयों द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, क्या वो किसी की मां नहीं थी? बिहारियों को गुजरात में गाली दी जाती है तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। बेरोजगारों और युवाओं को गाली के साथ लाठी से पीटा जाता है तो इनके टेसू नहीं निकलते। किसान आंदोलन में हजारों किसान मारे गए, किसान और नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। लॉकडाउन में मजदूर पैदल चले लाखों लोग मारे गए, तब ये नहीं रोए। पुलवामा, पहलगाम और गलवान घाटी में हमारे सैनिक मारे गए, जब इनके टेसू नहीं निकले। तेजस्वी ने कहा कि ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये लोग वोट चोरी से ध्यान हटाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। माँ तो माँ होती है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए से अपनी पार्टी के लिए 20 सीटों की मांग की है। मांझी ने कहा कि उनकी पार्टी अभी निबंधित लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है। मान्यता पाने के लिए कम से कम 6% वोट और 7 से 8 विधायकों की जीत जरूरी है। उन्होंने तर्क दिया कि 20 सीटों पर चुनाव लड़ने से उनकी पार्टी का यह लक्ष्य हासिल हो सकता है और 10 से 14 विधायक जीत सकते हैं। मांझी ने साफ किया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की चाहत नहीं है। एनडीए का कोई भी नेता सीएम बने, लेकिन उनकी पार्टी को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस साल के अंत में होने वाले बिहार चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव हैं। जहां आरजेडी और कांग्रेस एकजुट हैं, तो वहीं भाजपा और जेडीयू भी तैयारी में जुटी हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्ष ने सब कुछ गुजरात को, बिहार को कुछ नहीं का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर पिछले दिनों से हैशटैग बिहार को क्या मिला ट्रेंड कर रहा है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं कि क्यों विकास परियोजनाएं गुजरात को दी जाती हैं और बिहार को नजरअंदाज किया जाता है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी कहा कि गुजरात में फैक्ट्री और बिहार में विक्ट्री नहीं चलेगी, जबकि प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार बिहार से वोट लेती है लेकिन फैक्ट्रियां गुजरात में लगाती है। सोशल मीडिया यूजर्स ने भी एम्स दरभंगा, आईटी हब, पीएम मित्र पार्क, खेलो इंडिया फंडिंग और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क जैसे कई मुद्दों पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर विपक्ष इसे बिहारी स्वाभिमान और विकास से जोड़ने में सफल रहा तो यह चुनाव में बड़ा मुद्दा बन सकता है। मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। कार्यकर्ता मनोज जारांगे ने भूख हड़ताल खत्म करने की घोषणा करते हुए कहा कि मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के मराठा समुदाय को अब आरक्षण मिलेगा। सरकार ने उनकी प्रमुख मांग मानते हुए पात्र मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कुणबी समुदाय ओबीसी श्रेणी में आता है, जिससे मराठा भी अब आरक्षण का लाभ ले सकेंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समाधान मिल चुका है और ग्राम स्तर पर समितियां बनाकर मराठों की कुणबी वंशावली साबित करने में मदद की जाएगी। हालांकि ओबीसी नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया और आंदोलन की चेतावनी दी। राज्य कैबिनेट में मंत्री
छगन भुजबल कैबिनेट बैठक से अनुपस्थित रहे, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के एक प्रमुख नेता हैं। उनकी अनुपस्थिति से असहमति के संकेत मिले। इस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने जरांगे से उनके आंदोलन के दौरान मुंबई में हुए नुकसान पर जवाब मांगा है। मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA की कट ऑफ तारीख 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर कहा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोग बिना पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के देश में रह सकेंगे। पहले यह सीमा 31 दिसंबर 2014 तक थी। इससे 2014 के बाद आए अल्पसंख्यकों, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हिंदू सिख समुदाय को बड़ी राहत मिली है। हालांकि मुस्लिम समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया। गौरतलब है कि CAA 2019 में पारित हुआ था और 2024 में लागू किया गया। इस फैसले का कई जगह विरोध भी हुआ है। आलोचकों का कहना है कि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है और धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। वहीं असम और पूर्वोत्तर राज्यों में इसे स्थानीय पहचान और असम समझौते के खिलाफ बताया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ अब उल्टा पड़ते दिख रहे हैं। दरअसल रूस ने भारत को यूराल क्रूड तेल पर प्रति बैरल $3 से $4 की छूट दी है, जिससे भारत का आयात बिल घट रहा है और महंगाई पर नियंत्रण में मदद मिल रही है। रिपोर्टों के अनुसार भारत ने सितंबर 2025 में रूस से तेल आयात में 10 से 20% की बढ़ोतरी की है। साथ ही दोनों देशों के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अतिरिक्त आपूर्ति को लेकर भी बातचीत तेज हो गई है। गौरतलब है कि ट्रंप ने रूस से भारत के बढ़ते व्यापार और सैन्य सहयोग के चलते 50% टैरिफ लगाया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा नीति में किसी दबाव में नहीं आएगा। चीन ने 3 सितंबर को द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ पर बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में भव्य सैन्य परेड आयोजित की, जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में हुई इस परेड में ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइलें, स्टील्थ फाइटर जेट और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उनकी मौजूदगी ने इसे और खास बना दिया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि चीन रूस और उत्तर कोरिया के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहा है और जानबूझकर अमेरिका की भूमिका को नजरअंदाज किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परेड चीन की ताकत दिखाने और वैश्विक शक्ति संतुलन बदलने का संदेश थी। जापान और अन्य पश्चिमी देशों ने इसे सतर्क निगाहों से देखा, जबकि चीन ने इसे शांति का उत्सव बताया। बीजिंग में विक्ट्री डे परेड के दौरान चीन ने दुनिया को बड़ा सैन्य संदेश दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में चीन ने पहली बार अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल TF-5C को दिखाया। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल की रेंज 20,000 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी यह मिसाइल पूरी दुनिया में कहीं भी हमला करने में सक्षम है। चीनी से ग्लोबल कवरेज स्ट्राइक कैपेबिलिटी बता रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस मिसाइल की रफ्तार करीब 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। DF-5C की तैनाती से साफ है कि चीन अब अपनी न्यूक्लियर ताकत को नई ऊंचाई पर ले गया है और सीधे अमेरिका तक को चुनौती दे रहा है। अब वो अमेरिका के एक एक इंच को तबाह करने की क्षमता रखता है। भारत के दौरे पर आए जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वेडफुल ने बुधवार को कहा कि उनका देश यूरोपीय संघ और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी FTA को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि जर्मनी भारत के साथ अपना व्यापार दोगुना करना चाहता है। विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत और जर्मनी के बीच नजदीकी सहयोग की जरूरत और बढ़ गई है। जयशंकर ने जर्मनी की भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में रुचि का स्वागत किया और इसे भारत की प्रगति के लिए अहम बताया। जर्मन विदेश मंत्री की यह 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा है, जिसके दौरान उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। SCO के साझा बयान में पाकिस्तान का नाम लेकर आलोचना न होने पर कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा कि बयान में सिर्फ पहलगाम हमले की निंदा की गई, लेकिन सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अब भारत और पाकिस्तान को एक ही नजर से देखा जा रहा है, जबकि 2014 से पहले ऐसा नहीं था। शमा ने कहा कि पाकिस्तान कूटनीतिक रूप से आगे है क्योंकि उसके रूस, चीन और अमेरिका से मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन
सीमा मुद्दों पर भारत पर दबाव बना रहा है और अमेरिका भी टैरिफ को लेकर दबाव डाल रहा है, जबकि पाकिस्तान को रियायतें मिल रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि एससीओ बयान में पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों की भी निंदा की गई थी, लेकिन किसी देश का नाम नहीं लिया गया। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.